जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 8वीं क्लास है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा छात्रों में शेयर कर दें। जहां से हमने कल अपनी क्लास समाप्त की थी, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी जैसे ही 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम कक्षा 6, 7, 8, 9 के भी हम मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरा उद्देश्य छात्रों की मैथमेटिक्स में छात्रों की जड़ों को मजबूत करना है, उनको छोटी छोटी बारीकियां सिखाना है, ताकि वो मैथ से घबराए नहीं और आगे मैथ में एक बहुत ही कुशाग्र विद्यार्थी बन सके। उनको मैथ में जिज्ञासु छात्र बनाना मेरा उद्देश्य है। और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। बीच बीच में बताते रहेंगे जो बताना होगा हमें। कल हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल कर रहे थे, उसके 2-3 सवाल रह गए हैं, वही हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 के दूसरे के 2 सवाल हो गए थे। ठीक है, दूसरे के 2 सवाल हो गए थे। आज हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल लिखा है, देखो इसमें ये दे रखा था, किसी द्विघात बहुपद मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें सवाल में दिया रखा है। उसके अनुसार हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए रखे हैं। देखो शून्यकों का योग गुणनफल तीसरे में क्या दे रखा है, मैं एक 0, √5। ये शून्यकों का योग, ये योगफल है, ये गुणनफल है। इसके अनुसार हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, ठीक, कोई माना कोई द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ये अल्फा बीटा है, तो द्विघातीय ऊपर ये सूत्र होता है, ये होता है x²। ठीक है, ये डालो माना कोई, ये सूत्र होता है ना, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है। हमारे पास मूलों का योगफल ऊपर दे रखा है, मूलों का योगफल मूलों को कह रहे हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, दे अल्फा प्लस बीटा योगफल है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल हमारे पास सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5। ठीक है। अब हम इस समीकरण में इस द्विघातीय बहुपद में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5। ठीक है। ये 0 आ जाएगा, 0 किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, ये प्लस का √5। ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद ही आंसर है।
ये आंसर है, ये मैं याद करना था। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल नंबर दूसरे का चौथा। ठीक है, 1,1 दे रखे हैं, मूल शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये है। अब हम शून्यकों का योगफल पूरा हिंदी में और मतलब पूरी हिंदी में वो नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1। गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1। ठीक है, आप जब आप बोर्ड के एग्जाम में सवाल करेंगे तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये क्या है। ठीक है, बताना होता है ना बोर्ड में, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने ही नंबर आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समीकरण द्विघाती बहुपद क्या, द्विघातीय बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का एक फल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक्स स्क्वायर शून्यकों का एक फल कितना दे रखा है, 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1। इसे हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 1 की एक्स गुणा करेंगे एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है सब, मतलब फार्मूला को लगाना आना चाहिए आपको, ये मेन चीज है। लिख लेना, हम मिटा दे रहे हैं। पांचवा है -1/4 कॉमा 1/4 शून्यकों का एक फल कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4 प्लस का। ठीक, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमारे पास, शून्य का इक्वल माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/4। अब इसको हल करने के लिए हम इसके आराम से लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4, 1 की एक्स गुणा करेंगे एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम 4 की एक्स गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 की 0 से गुणा कर देंगे, इधर क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, 4 की 0 से गुणा करेंगे 0। ठीक है, अब द्विघाती बहुपद के रूप में लिखेंगे ना, ये द्विघात समीकरण है लेकिन बहुपद के रूप में ये 0 हटा देंगे, इधर का द्विघाती बहुपद के रूप में लिखेंगे तो पी ऑफ एक्स कितना है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, ये आंसर है। बहुपद के रूप में ऐसे लिखते हैं, 0 आगे अगर लिखा होगा वो हटा देंगे, 0 जो हल करने के लिए 0 लगाया था, लेकिन आंसर में द्विघाती बहुपद के रूप में लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, इसे मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, छठा सवाल करेंगे अब हम। छठा है 4,1 शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा है। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1। यही आंसर है। ये आंसर, इसमें हल करने कुछ है ही नहीं, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। सारे सवाल आपके हल हो गए हैं। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बहुपद का चैप्टर जो है वो प्रश्नावली सहित समाप्त हो गया है। अब आपको इस चैप्टर में जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स द्वारा में बता देना। किसी अन्य क्लास किताब में कोई क्वेश्चन हो ना हल होते हो तो वो बता देना, हम सब बता देंगे। ठीक है, और जल्दी हम ऐसा करेंगे, जो जो चैप्टर समाप्त होते चले जाएंगे ना, चैप्टर मतलब जैसे संख्या पद्धति शुरू में थी या द्विघाती बहुपद है, जब ये बीजगणित का संख्या पद्धति थी और बीजगणित का पूरा पोर्शन द्विघाती बहुपद है, 2-4 बार रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी किताब से या कहीं से या अपने खुद से बना के आपको कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन हम हल करवाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, मतलब क्रम वाइज नहीं होंगे, किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल हो सकता है। कितने भी 10-15 क्वेश्चन करके आपको हल कराएंगे ताकि आपका जो रिवीजन है वो बना रहे। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 2 चर होंगे, वेरिएबल 2 होंगे। वो एक्स वाई के रूप में भी हो सकते हैं, ए बी के रूप में भी हो सकते हैं, किसी के रूप में भी हो सकते हैं। 2 चर वाले और 2 समीकरण होंगे, इसमें समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा होगा, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम इसकी कुछ चीजें हम लिख लेंगे। ग्राफी विधि हल, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं आता है तो वो क्या कहलाएंगे, असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे, असंगत। अगर किसी रैखिक युग्म समीकरण का एक हल कोई हल आता है तो वो संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म के एक से अधिक हल या अनंत हल आते हैं, बहुत सारे हल आते हैं, तो उन्हें संपाती रैखिक समीकरण कहते हैं और उसको भी संगत कहेंगे क्योंकि उसका एक से अधिक हल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 3 चीजें नोट कर ले रहे हैं, वो आपके सवालों को करने में काम आएंगी। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, 3 पॉइंट नोट कर ले रहे हैं हम। ठीक है, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। इसमें एक पॉइंट ये है, रेखाएं या समीकरण, रेखाएं या समीकरण, ठीक है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक सेकंड,
देखिए, अगर रैखिक समीकरण एवं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यदि रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक निश्चित हल होगा। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना हमेशा, इससे सवाल हल होंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण एवं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ऐसे ये ग्राफ है, कोई एक्स एस अक्ष वाई अक्ष, कोई एक रेखा ऐसी है। ठीक है, कोई एक रेखा ऐसी है, तो ये एक समीकरण, रैखिक समीकरण एक ये है। ठीक है, दूसरी ये है, तो ये एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इसका एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर गई, अब इसके बाद ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, सही है, एक ही हल होगा। सॉरी, थोड़ा सा फिर से काम आ गया। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा, इसे मिटा दे रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है, इससे सारे सवाल हल हो जाएंगे। हम आपको सवाल करने के तरीके सिखा रहे हैं और किन तरीकों से सवाल हल होते हैं। अगर हमें सिर्फ खाना पूर्ति करनी होती कि हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो खाली में एक्सरसाइज शुरू कर देते। अब तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है, तो हम तीसरे चैप्टर से 3.1 की एक्सरसाइज शुरू कर देते, सवाल आप बता देते। लेकिन आपको सवाल करने के तरीके बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कोई भी टीचर कॉन्सेप्ट नहीं बताता है बोर्ड में और सीधे सवाल हल करवाने लगते हैं ज्यादातर। कुछ टीचर बताते भी हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा उद्देश्य आपको सवाल करने के तरीके सिखाना है, ना कि सवाल तो आप खुद करने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट में, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म, यदि रैखिक समीकरण युग्म समांतर हो, यदि रैखिक समीकरण युग्म समांतर हो तो उस रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यदि रैखिक युग्म समीकरण जो है ना, रैखिक समीकरण युग्म समांतर होंगे तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कैसे?
ये एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है। कोई एक रेखा, कोई रैखिक समीकरण युग्म, पहले समीकरण ये है, रैखिक युग्म समीकरणों में से कोई समीकरण समीकरण ये है, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा इसके पैरेलल ही जा रही है, ठीक है, दो रेखाएं हैं तो समानांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये हल कब आता है? जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तब उनका हल आता है, लेकिन ये रेखाएं कभी भी अनंत तक किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसको इस स्थिति में असंगत, इस स्थिति को असंगत रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है। असंगत रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं, ये लिख लेना, असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। और जो पहला पॉइंट था उसमें लिख लेना संगत रैखिक समीकरण युग्म, पहले पॉइंट में जो था उसमें लिख लेना संगत, पहले सवाल में लिख लेना संगत रैखिक समीकरण, ठीक है, पहले वाले पॉइंट में मिटा दे रहे हैं इसे हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है नोट में, तीसरा पॉइंट है यदि रैखिक यदि रैखिक रैखिक समीकरण युग्म, यदि रैखिक समीकरण युग्म संपाती हो, नीचे लिख देना, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, यदि रैखिक युग्म यदि रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, संपाती हो, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के असीमित या अनंत हल होंगे, ठीक है, ठीक है। इस स्थिति में इसके अनंत हल होंगे, ठीक हो। देखो हल हो रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे? संगत। समानांतर थी, इसमें कोई हल नहीं आ रहा था, उसे कह रहे थे असंगत। इसमें अनंत हल आ रहे हैं, इसको कहेंगे आश्रित संगत, आश्रित संगत युग्म, ठीक। आश्रित संगत युग्म कैसे करेगी? ये एस अक्ष, ये वाई अक्ष, कोई एक रेखा ये है, ठीक, कोई एक रेखा के युग्म में कोई एक रेखा ये है, कह रहे रेखा युग्म संपाती हो, संपाती मतलब इसी के ऊपर हो, इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर, एक भी पॉइंट ऊपर ना, ऊपर ना नीचे, दोनों रेखाएं एक ही रेखा हो जाएगी। इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक ही रेखा हो जाएगी, तो इसके असीमित हल होंगे, ठीक है। इस स्थिति में इसके असीमित हल होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना।
हर क्लास में काम आते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो उसमें सवाल हल होंगे, तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम पे हल होते नहीं, फिर ट्रिक ढूंढते फिरते हैं कि ट्रिक कहाँ से आएगी। भाई ट्रिक हर सवाल में काम नहीं आती है, लेकिन जो नियम होता है वो हर सवाल काम आता है। अब किसी भी सवाल में इस मतलब इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे सब में यही पॉइंट काम आएगा। ठीक है, ये नियम होता है। नियम सारे सवालों में काम आते हैं, लेकिन ट्रिक कुछ ही सवालों के लिए बनी होती है, सबके लिए नहीं, इसीलिए वो ट्रिक कहलाती है, नियम नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा और लिख ले रहे हैं हम। माना, एक पॉइंट और लिख रहे हैं, चार्ट थोड़ा सा बना लेंगे हम। माना, स्टार बना के लिख ले रहे हैं इसे हम। ठीक है, माना दो रैखिक युग्म समीकरण निम्न है। निम्नलिखित है नीचे, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर a1x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, एक ये है। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2 y प्लस c2, ये c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रैखिक युग्म है। अब इसमें हम कुछ नोट कर लेंगे, चाहे चार्ट बना के कर लो। देखिए, पहला पॉइंट, पहली स्थिति में क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। इनका जो अनुपात है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इनका अनुपात बराबर नहीं है। तो ये कहलाती है, तो इसी की सीध में लिख लेंगे। ठीक है सर, क्या इस स्थिति में लिख लेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वो संगत होंगे, उसके हल संगत होंगे रैखिक होगा, रैखिक युग्म संगत होगा, और हल, एक पहला पॉइंट, दूसरा संगत होंगे, तीसरा इसी में लिख लेंगे, एक यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2। इस स्थिति में क्या होगा, इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे, रेखाएं समानांतर होंगी, असंगत रैखिक युग्म होगा, असंगत रैखिक युग्म होगा। ठीक है, असंगत रैखिक युग्म होगा, दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसी में, कोई हल
नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, 3 पॉइंट याद रखने इसमें। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो रेखा समानांतर होंगी, असंगत रेखायुग्म होगा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यदि A1 अपॉन A2 का अनुपात बराबर है B1 अपॉन B2 के अनुपात बराबर है C1 अपॉन C2 के अनुपात, यदि तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखा संपाती होंगी। पहला पॉइंट इसमें रेखाएं संपाती होंगी। ठीक, रेखा, दूसरा पॉइंट है आश्रित रेखा के गुण, आश्रित रेखे के गुण, आश्रित रेखे के गुण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर दो रेखाएं हैं, हमारे पास दो रेखे दे रखे हैं, हमारे पास पूछ रहा है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं है, समांतर है या नहीं, असंगत है या नहीं, संगत है, आश्रित है या अनंत है, तो उसके लिए हम ये अनुपात देखते हैं। हम इनके अनुपात निकाल देखेंगे, यदि अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा संगत भी होंगी और रेखाओं के एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ठीक, रेखा युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यदि इनका अनुपात बराबर है, सिर्फ चरों के गुणांकों का अनुपात जो है वो बराबर है, ठीक है, तो रेखाएं समानांतर होंगी, असंगत रेखा युग्म होगा और कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगी। रेखाओं से मतलब होता है रैखिक युग्म, आश्रित रैखिक युग्म होगा और अनंत हल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी से हल होंगे। ठीक है, ये याद रखना, वो तीनों पॉइंट और ये याद रखना, अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में और इनको याद रखना, हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पर एक रात पहले, मतलब अभ्यास, आप तो पूरी सारा अभ्यास करोगे लेकिन एक रात पहले सिर्फ यही चीज याद करनी हो, मतलब इन्हीं चीजों का रिवीजन करना होता है कि हमें फार्मूले इसके याद है नहीं है, इन्हीं का रिवीजन करना सिर्फ। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सको कम है। ठीक है, याद रखना है, मिटाते रहे हम। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है, जांच कीजिए ग्राफ द्वारा, जांच कीजिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक युग्म की रैखिक युग्म, ये दे रखा है नीचे दिखा रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये दे रखा है। ठीक है,
ये दे रखा है तो क्या क्या करना है, ये संगत है या नहीं है, ये संगत है, ये दे रखा है संगत है, संगत है, ये भी हमें देखना है कि संगत है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ग्राफ द्वारा हल करना है इनका। एक तो तरीका हम दूसरा बता रहे हैं ग्राफ के, यहां पर हमारे पास, चलो इन्हें हल करते हैं। पहली समीकरण एक से देखते हैं हम। ठीक है, हम x का मान उधर ले जाएंगे। ठीक है, हम चाहे x का मान ले, चाहे x उधर ले जाए चाहे भाई ले जाए, आंसर माना सेम ही आना है। ठीक है, हम x को ले जाते हैं, x इधर प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस में। ठीक है, बाई 6 माइनस एक्स, 3 यहाँ गुणा में यहाँ पहुंच जाएगा भाग में। अब हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये x और ये y। अब हम क्या करेंगे, किन्हीं दो मान रख लेंगे, हम यहाँ पर दो मान रख रहे हैं। हम प्रत्येक प्रत्येक समीकरण के हम 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, अगर एक पॉइंट ये है, एक का एक पॉइंट ये है, अगर हमें किसी भी रेखा या किसी भी समीकरण 2 पॉइंट आ जाएंगे तो हम उनको जोड़ देंगे और ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे तो वो हमारी रेखा आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसके केवल 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। कोई भी रख के देख लो, चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, हम वो मान रखेंगे जो सीधे सीधे पूर्णांक संख्या में आ जाए। देखो x का मान यहाँ पे हम 0 रखेंगे। पहले तो हम x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, x का मान 0 रख रहे हैं, y का मान कितना आएगा 6 माइनस 0.3। अगर x का मान 0 रख रहे हैं तब 6/3, 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया 2। यदि x का मान हम पूर्णांक संख्या आएगी ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, हम x का मान यदि रख रहे हैं -3, -3 रख के देख रहे हैं। अगर हम x का मान -3 रख रहे हैं, ठीक है, रख के देखो, -3 रखेंगे, 3 रखेंगे, x का मान हम -3 रख रहे हैं तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 6 माइनस x का मान -3 इक्वल टू 6 माइनस प्लस, ठीक, 6 3 9/3, 3 या 9। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास, इस रेखे के पॉइंट आ गए। इसे नोट कर लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं, वो उसको रखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लेना। दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, वही रखेंगे हम, -3y इक्वल टू 12, 2x उधर ले जाएंगे माइनस का 2x। ठीक है, अब माइनस उधर ले जाएंगे, माइनस की गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 12, माइनस की गुणा कर देंगे उधर, -12 2x। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम। 3y माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 12 माइनस प्लस का 2x, क्या आ गया, अब प्लस वाली संख्या पहले लिख लेंगे, 2x माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ y इक्वल टू 2x
माइनस का 12, 3 गुणा में है, नीचे बड़े में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक बॉक्स बना ले रहे हैं हम। इसके लिए क्या बना ले, इसके लिए हम इधर इधर बना ले रहे हैं। हल कहाँ करेंगे अगर इधर बना लिया तो, चलो उधर ही बना ले रहे हैं। यहां बना ले रहे हैं हम समीकरण 1 का सॉरी 1 मिनट, ठीक है। यहाँ बैक बॉक्स बना लेंगे हम। ये x का मान, यहाँ पर y का मान। यदि x का मान हम पूर्ण संख्या में बात करना है, हम फिर से 0 रखेंगे x का मान। हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आएगा 2 इंटू 0 12/3। ठीक है, 0 किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0, माइनस का 12/3 कितना आ गया, माइनस का 12/3, 3 चौक 12, माइनस के 4। तो हमारा y का मान कितना आ गया, माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4। हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब x का मान हम कितना रखें, पूर्ण संख्या आ जाए उतना रखेंगे हम। x का मान रखेंगे हम, x का मान 3 रखेंगे हम। x का मान 3 रखेंगे। ठीक है, हम x का मान 3 रखने पर ये सब में ये सब लिख लेना, लिख नहीं पाए थे उसमें, हमने मुंह से बोला था लेकिन लिखा नहीं था। ये ऐसे लिखना, x मान 3 रखने पर y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस का 12/3 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस का 12/3। ठीक है, और 12 माइनस के 12 ज्यादा है, तो माइनस के 12 में से 6 के बचे माइनस का 6/3, 3 2 जा 6 कितना आ गया, माइनस का 2। y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, हमें 2 पॉइंट पता चले गए, हम रेखा खींच लेंगे। ठीक है, देखिए हम रेखा खींचेंगे अब। देखिए ना एंगल थोड़ी डाल लें हम। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए यहाँ पर x का पॉइंट कितना है, x का मान 0, तो y का मान कितना आया था 2। एक बिंदु हमारे पास ये आ गया 0,2। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि 0 वो x है, y ऐसे। ठीक है, कोई पता कहेगी ये रेखा हम सब डिटेल से बताएंगे जब रेखा हम पढ़ेंगे ना, सरल रेखा, उसमें डिटेल से बताएंगे हम। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, x का मान -3, ये -1 -2 -3, x मान -3, तो y का मान कितना आया 3, तो y का मान कितना आया 3। देखो
प्लस का एक्स इधर चलेगा, माइनस का एक्स इधर चलेगा, प्लस का वाई ऊपर चलेगा, माइनस का वाई नीचे चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेखा में हम सरल रेखा में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, और ये माइनस का 3x, तो वाई का मान कितना आ गया 3, ये 2 और ये 3, वाई का मान आ गया 3, एक बिंदु ये आ गया, कितना आ गया माइनस का 3,3। ठीक, ये दो हमारे पास बिंदु आ गए। अब इसको आगे तक बढ़ा देंगे। देखिए हमारे पास ये सीधा सीधा खींच नहीं पा रहा है, हमारे पास कोई स्केल नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं, जब आप अपनी कॉपी में करेंगे, एक बिंदु ये आ गया 3, ऐसे मिलते हुए एक रेखा बना देंगे। ठीक, हमारे पास ये इन सवाल करने के लिए ग्राफ आता है, ग्राफ मोल आता है, 1 रुपए में मिल जाता है शायद वो। एक ऐसे होंगे, वो हरे रंग का होता है, उसमें पूरे में ग्राफ में ऐसे बने होते हैं खाने, 1 2 3 4 5, 5 का एक खाना बन गया, फिर ये 1 2 3 4 5 का दूसरा खाना बन गया, इस टाइप के बने होते हैं। अगर उसमें अगर हम नाप के बिल्कुल करेंगे ना और रेखा खींचेंगे मिलाकर स्केल से, तो ठीक उसी बिंदु पर काटेगी जो हमारा हल होगा। ठीक है, जो हमारा हल होगा, लेकिन यहाँ पर हम वो पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते कि जिस पर हमारा हल होगा, वो हम बता देंगे आपको कैसे, इसमें कैसे हल करना है। अगर जब आप स्केल से करेंगे, उस ग्राफ में करेंगे, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे दोनों रेखा काटेंगी वही उसका हल होगा। जब आप ग्राफ में करेंगे तो वही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास उस रेखा के लिए। x का मान 0, y का मान 3। ठीक, एक बिंदु ये है 0, ये मान लो 3, y का मान 3 है, y का मान 2, 0,3, और x का मान 3 रखेंगे, 1 2 और 3, मान लो ये 3 है, x का मान 3 है, तो y का मान कितना आ गया -2, -1 -2, ये आ गया। ठीक, अब हम एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये है, ये कितना आ गया 3,-2, एक पॉइंट आ गया। अब हम इसको इससे मिला देंगे, इसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट से। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर मिलेगी वही हमारा हल होगा, लेकिन ग्राफ में हम जब करेंगे तो बिल्कुल ठीक पॉइंट निकाल पाएंगे, इसमें ठीक सा नहीं आ रहा है। इसको निकालने के हम क्या बता रहे हैं, ये हमने आपको बताने के लिए किया है कि आप पेपर में कैसे करेंगे। आपके पास ग्राफ होगा, उसमें आप जैसा हमने बताया वैसा ही करना, आपका पॉइंट ठीक आ जाएगा और वही आपका उत्तर होगा। इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा तरीका है इनको हल करने का। कैसे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। 3x x + 3y और 2x - y 3y = 12। ठीक, समीकरण हल करेंगे। देखो ये प्लस ये माइनस, यानी कि जोड़ने पर समीकरण जो हल होंगी, जोड़ने पर ये कट गए, ये कितना आ गया 2y एक और एक x, 3x 2y कह रहे हैं हम, सॉरी 2x x 3x = ये जुड़ जाएंगे 12 और 6 18 x = 18, 3 यहाँ पे गुणा में है, नीचे भाग में पहुंच जाएंगे, 3 6 18, x = 6, x का मान 6 आ गया। ठीक है, और x का मान, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, यहां लिख लेंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे। हमारे पास जगह बची नहीं है तो हम कहीं मिटा दे रहे हैं कुछ ना कुछ, आप इसे नोट कर लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं।